हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। और आज की जो क्लास होगी हमारी हिंदी की, जिसमें कविता है उत्साह और जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कक्षा 10 की हिंदी, काव्यखंड क्षितिज भाग 2 से। तो जो हमारी कविता है वो है उत्साह और जिनकी रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज हम इस कविता को संदर्भ सहित व्याख्या साथ में शब्दार्थ देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता का काव्यांश 1। ठीक है, तो पहले काव्यांश 1 देखेंगे। उसमें देखते हैं कि बादल गरजो, ठीक है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कब नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, कवि क्या कहना चाहते हैं बादलों से कि एक क्रांति लाओ, मतलब तुम खूब गरजो, खूब बरसो। कहते हैं जब किसी के अंदर दिल में कोई भड़ास होती है, कुछ कहना होता है, तो वो बादलों को इंडिकेट करते हैं कि उसमें संकेत देते हैं कि आज तुम खूब गरजो और खूब बरसो। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों को आह्वान किया है। पहले इसके शब्दार्थ देखोगे कि घोर मतलब गहरा, गगन आसमान, धराधर बादल और ललित कोमल विद्युत बिजली और वज्र कठोर। ठीक है, बादल गरजो कविता का जो नाम क्या था वो है उत्साह कविता थी हमारे। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित कागले, हे बादलों खूब गरजो, खूब घेर घेर के ऐसे आओ घुमड़ घुमड़ के पूरे आसमान को ढक लो, पूरी आसमान पर छा जाओ हे बादलों। ललित ललित काले घुंघराले, ये जो बादल जब झुक के आते हैं, जब बारिश आने से पहले जब आसमान की जो छवि देखने लायक होती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चा है, मतलब बच्चे से कल्पना की है बादलों की, कि बच्चे के जैसे काले काले बाल होते हैं, उसी तरह से बादल जो है काले काले एकदम से घिर घिर के आ रहे हैं। तो विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, के हे बादलों तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि धारण करने वाले, ठीक है, विद्युत छवि धारण करने वाले तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। इससे एक कवि नई कविता भी बना सकता है। फिर भर दो बादल गरजो, तो कहना फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह से कवि आह्वान कर रहा है बादलों को कि बादलों खूब गरजो और खूब बरसो। और बादलों की जो कल्पना है वो एक बच्चे के रूप से करता है, बाल कल्पना से करता है कि विद्युत छवि में उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। एक बार मैं भावार्थ पढ़ के बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह शीर्षक से लिया गया है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि निराला जी ने उस समय का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जब बारिश होने से पहले जब पूरा आसमान जिस तरह से आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार बिजली चमकने लगती है, कवि बादलों से जोर जोर से गरजने के लिए आह्वान करते हैं कि वे बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम जोरदार गर्जना करो, आकाश के चारों तरफ से घेर लो, यानी पूरे आकाश पर छा जाओ और फिर जोर से बरसो। कवि ने बादलों को के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे के रूप से की है। जिस प्रकार छोटे बच्चे की कल्पनाएं पल पल में बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप बदलते हैं। कभी बादल इधर दिखते हैं तो कभी आसमान खाली दिखता है तो दूसरी तरफ दिखते हैं। कभी कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादल, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता की रचना करता है। निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं, अपनी कविता में से धरती को नवजीवन देते हैं। इसी प्रकार बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है कि जब बादल बरसते हैं, जब पानी बरसता है तो धरती पर नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, नई नई घास उगती है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, जिससे
धरती हरी भरी हो जाती है। तो दूसरा काव्यांश देखते हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। बिकल बिकल मतलब व्याकुल थे, उन्मन थे उन्मन। विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों से आह्वान करते हैं कि आप गरजो और धरती पर इस तरह से बरसो कि जो गर्मी से व्याकुल है लोग, जो गर्मी से परेशान है, उनको एकदम से आराम मिल जाए। तो आगे पहले तो शब्दार्थ देखोगे, विकल परेशान, उन्मन मतलब अनमनापन, मतलब जहां मन न लगना, अनमनापन। निदान मतलब गर्मी, तप्त गर्म और शीतल ठंड। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह शीर्षक गीत से लिया गया। उपरोक्त पंक्तियों में कवि निराला जी ने तपती हुई गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। यहाँ देखो बिकल बिकल, ठीक, विश्व के लोग गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं और अब उनका मन बेचैन है। कवि ने अज्ञात दिशा से आए हुए पूरे आकाश पर छाए हुए घने बादलों से आह्वान करते हुए कहा है तो कि तुम घनघोर वर्षा कर तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। कवि क्या कहते हैं कि तुम इस तरह से बरसो कि धरती की तपती तपन को एकदम शीतल कर दो। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरी कविता है इनकी, अट नहीं रही। ठीक है, उसमें काव्यांश एक देखें कि अट नहीं रही आवा फागुन की तन सट नहीं रही। अट मतलब समाना, आभा मतलब चमक, तन मतलब देह। ठीक है, तो इसमें से अब इसको देखें, अट नहीं रही आभा फागुन की। फागुन के महीने का जो मनोरम दृश्य होता है उसके बारे में कवि कहते हैं कि अट नहीं रही आवा फागुन की, कि फागुन की जो मनोहारी और मादक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। कि इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है कि उस टाइम जब ये मास आता है तब कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। और कहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी मनभावन होती है कि वह कहीं समा नहीं पाती। अट नहीं रही मतलब आभा फागुन की तन सट नहीं रही, मतलब वह कहीं नहीं समा पाती है। इतनी मनभावन होती है, इतनी मनमोहक होती है कि हर एक का मन मोह लेती है, तो वह कहीं समा नहीं पाती है। काव्यांश दूसरा देखते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ से तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, अट नहीं रही आभा फागुन की। अब इसमें शब्दार्थ, नभ मतलब आसमान, उर हृदय, पुष्प फूल, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभा, श्री मतलब सौंदर्य से। तो इसमें कवि कहते हैं कि कवि ने फागुन मास की मनमोहक शोभा का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि बसंत का महीना हर घर में खुशबू से भर उठता है। बसंत के महीने में हर घर खुशबू से भर उठता है। ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं और कहीं कहीं कुछ पेड़ों से के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और इसकी अधिक है कि धरा पर समान, मतलब इसकी जो सुंदरता इस तरह से बिखरी पड़ी है और इतनी अधिक है कि पूरी धरती पर समा नहीं रही है। अट नहीं रही आवा फागुन की, सट नहीं रही है। तो अभी हमने इस चैप्टर के दोनों कविताओं के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को देखिए। हिंदी के सारे चैप्टर्स, काव्य और आपके गद्य खंड से और सारी ग्रामर, सारा कुछ वीडियो पर मिलेगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।